हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो पिछले वीडियो में यानी कि कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने कवर कर रखी थी फ्लेम के बाद हम लोगों ने देखा था इग्निशन टेम्परेचर। देन उसके बाद देखा था हम लोगों ने हाउ डू वी कंट्रोल फायर। जब कहीं पे आग लग जाती है तो देन हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने कंबसन जो होती है उसके तीन भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो टाइप था हमारा रैपिड कंबसन था, उसके बाद जो हमारा था स्पॉन्टेनियस कंबसन था, एंड थर्ड एंड लास्ट था हमारा एक्सप्लोजन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम लोग कवर कर रहे होंगे फ्लेम को, बेसिकली फ्लेम को, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग दो ही चीज़ को कवर कर रहे थे, कंबसन एंड फ्लेम। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंबसन को कंप्लीट कर चुके हैं, उस पार्ट में हम लोग कंबसन को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोग फ्लेम को कंप्लीट कर रहे होंगे अगले 15 मिनट तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्लेम को। तो फ्लेम में आप क्या देखते होंगे कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को जलाते हैं, जब आप कैंडल को जलाते होंगे, जब आप कैंडल को जलाते होंगे, जब आप गैस को जलाते होंगे, जब आप ये क्या बोलते हैं ना इसे, वो देहात में यूज़ किया जाता था, मैच स्टिक को जलाते होगे, जब आप क्रैकर्स को जलाते होगे, तो देन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फ्लेम प्राप्त होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लॉ प्राप्त होगा। देखिए आप यहाँ पे जब मोम को जलाते हो या वैक्स को जब जलाते हो तो ऐसा कुछ दिखता है, जब आप एलपीजी को जलाते हो तो ऐसा दिखता है, जब आप केरोसिन को जलाते हो तो कुछ ऐसा दिखता है, जब क्रैकर्स को जलाते हो तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। ठीक है, और मैच स्टिक को जलाने पर ऐसा। आपको क्या होता है ना, आप जब भी मटेरियल को जलाते हैं, किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं, तो वो एक फ्लेम उत्पन्न करती है, और जो हर एक सब्सटेंस का फ्लेम अपना अपना होता है, हर एक का अलग अलग होता है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि जब वैक्स को जलाएंगे, जब हम वैक्स कैंडल को जलाएंगे तो उससे कैसा लॉ प्राप्त होगा, और उसकी जो लॉ प्राप्त होगी उसे डिफरेंट जोन में क्लासीफाई करेंगे और देखेंगे कि कौन सा जोन सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है और कौन सा मॉडरेट है, कौन वेरी लो हॉट, जहाँ पे बहुत ही कम गर्मी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो फ्लेम की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे देख रहे होंगे वैक्स का जो होता है ना, हमारा जो वैक्स कैंडल होता है उसके हम जोन की क्लासीफाई करेंगे, हम उसके फ्लेम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो वैक्स के जो कैंडल होती है उसकी फ्लेम्स को हम लोग तीन डिफरेंट जोन में क्लासीफाई करते हैं, 3 डिफरेंट जोन में। और ये जोन कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा इनर मोस्ट जोन ऑफ अनवेरेंट वैक्स वेपर, जो कि ब्लू कलर की होती है। और जो हमारा सेकेंड है मिडिल जोन ऑफ कंबसन, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबसन, ये हमारा येलो कलर का होता है। एंड थर्ड जो हमारा है आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन, ये हमारा ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे है, ये देखिए, ये जो पार्ट हमारा है इस पार्ट को ही बोला जाता है कौन सा जोन? तो इस पार्ट को बोला जाता है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबैरेंट वैक्स या वेपर। इसकी कलर ब्लैक होती है। अब इसे इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबैरेंट वैक्स वेपर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे हमारी जो वैक्स होती है वो क्या होता है, वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में रहता है और वो वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो जोन है इसमें हमारा क्या होता है, हमारा वैक्स कैंडल में जो वैक्स होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, वो हमारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड देन उसके बाद जो हमारा ये जो जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे हल्का येलो कलर का जो आपको जोन दिख रहा है, ये जोन हमारा है मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबसन, जिसकी कलर येलो होती है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इसे मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबसन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस जोन में हमारा जो वेपोराइज्ड वैक्स होता है, जो हमारा जो वेपर फेज में जो कन्वर्ट हो चुका था वैक्स, वो इस जोन में पार्शियली जलता है, पूरा का पूरा 100% तो नहीं जलता है, इसीलिए इस जोन को मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबसन कहा जाता है, जिसकी कलर येलो होती है। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट जोन है वो है हमारा आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन। ये आपको जो दिख रहा होगा साइड से, ये देखिए, ये ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, तो इसे आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट जो जोन हमारा था इनर मोस्ट जोन, उसमें हमारा वैक्स किस फेज में कन्वर्ट हो रहा था, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और जो हमारा मिडिल जोन था उसमें क्या हो रहा था, वो जो वैक्स थी हमारी, जो वेपर जो हमारा लिक्विड फेज में था, ये जिसे हम बोल सकते हैं गैसियस फॉर्म में या वेपोरस फॉर्म में, तो उसमें क्या हो रहा था, पार्शियली उसका कंबसन हो रहा था। देन हमारा जो आउटर मोस्ट जोन है उसमें हमारा जो वेपर था वो हमारा कंप्लीट उसका कंबसन हो रहा होता है। ठीक है, तो बात की जाए
जब ये कहीं पे हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है ना, हमारा सॉलिड स्टेट से वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है हमारा वैक्स। और सेकंड मिडिल में बात की जाए तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो पार्शियली कंबसन हो रहा है उसका। एंड लास्ट जो हमारा जोन है, आउटर मोस्ट जोन, उसमें कंप्लीट कंबसन हो रहा है। देन इसका तो टेम्परेचर अलग अलग होने वाला होगा। तो देखते हैं कि तीनों जोन में किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। वैसे आपको दिख रहा होगा इसका आपके स्क्रीन पे कि हमारा जो इनर मोस्ट जोन होती है वो सबसे कम गर्म होती है। एंड मिडिल जोन की बात की जाए तो वो मॉडरेट हॉट होती है। और आफ्टर जोन की बात की जाए तो वो वेरी हॉट होती है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है। इनर मोस्ट जोन की बात की जाए तो यहाँ पे कंप्लीट कंबसन नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारा होता है वैक्स, वो कन्वर्ट हो रहा था किस फेज़ में, तो वो हमारा कन्वर्ट हो रहा था सॉलिड टू वेपर फेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ फ्यूल। देन आपके माइंड में चल रहा होगा क्वेश्चन बहुत टाइम से कि व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल को तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। ओह सॉरी, व्हाट इज़ अ फ्यूल। फ्यूल को आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो वहीं पे हमने बताया था कि कंबसन, जब आपको हमने बताया था कंबसन क्या चीज़ होती है। कंबसन एक क्या है, केमिकल प्रोसेस है। इस केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी जो सब्सटेंस हमारा होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो उसे जो जलता है ना, वही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, कंबसन कहलाता है। और जो मटेरियल जलता है, जो सब्सटेंस जलता है, उसे हम लोग कंबस्टाइल कहते हैं। और वो जो हमारा कंबस्टाइल होता है उसी को ऑल्सो कॉल्ड कंबस्टाइल, ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। जो हमारा कंबस्टाइल मटेरियल होता है उसे ही हम लोग फ्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात की जाए हाउ कैन आई डिफाइन फ्यूल, तो हम लोग इसका दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं, द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर कॉल्ड फ्यूल। हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है किसके लिए, तो घरेलू उपयोग के लिए तथा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, उसे ही हम लोग फ्यूल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा वुड, चारकोल, पेट्रोल एंड केरोसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन बात की जाए कि हमारा गुड फ्यूल हम किसे बोलेंगे, गुड फ्यूल किसे बोलेंगे। अब कोई भी फ्यूल जो होगा, हाँ कोई तो अब गुड होगा, कोई बैड होगा। अब इसका क्लासीफाई हम कैसे करेंगे कि कौन सा फ्यूल जो है हमारा वो गुड है, कौन हमारा गुड नहीं है। तो बात की जाए गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वैसा फ्यूल जो रेडली अवेलेबल हो, जो हर एक जगह अवेलेबल हो, और जिसका प्राइस क्या हो, चीप हो, जो सस्ता हो, और जो बर्न्स इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, जो कि एक समान गति पर जलता रहे। ठीक है, एंड देन फोर्थ कैरेक्टर की बात की जाए तो वो हो जाएगा जो हमारा लार्ज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है, उसे ही हम लोग बोलेंगे गुड फ्यूल। और इसके अपोजिट जो रेडली अवेलेबल नहीं होगा उसे हम लोग गुड फ्यूल नहीं बोल सकते हैं, जिसका प्राइस चीप नहीं होगा उसे हम नहीं बोल सकते हैं, जो आसानी से नहीं जले और जो मॉडरेट रेट पे नहीं जले उसे हम क्या बोलेंगे, गुड फ्यूल नहीं बोलेंगे, फ्यूल नहीं बोलेंगे। और जो लार्ज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस नहीं करे उसे हम गुड फ्यूल नहीं बोलेंगे। ठीक है, देन आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट करनी है कि देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल डैट कुड बी कंसीडर एज एन आइडियल फ्यूल। ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसे हम लोग आइडियल फ्यूल या गुड फ्यूल बोल सकते हैं। वो हम गुड फ्यूल बोल सकते हैं बट आइडियल फ्यूल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी दाम में चेंजिंग आती रहती है। रेडली अवेलेबल वो तो डिपेंड करता है कि हमारा घर कहाँ पे है या हमारा होम कहाँ पे, तो वो डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हम गुड फ्यूल वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे हमारे लिए जो, अब हम रह रहे हैं कहीं बिहार में, अगर आप रह रहे हैं दिल्ली में, देन हमारे लिए जो गुड फ्यूल होगा वो आपके लिए नहीं हो सकता है। अगर हमारे लिए गुड फ्यूल है वुड, मान लीजिए लकड़ी है, तो देन आपके लिए तो वहाँ पे एलपीजी होना चाहिए या सीएनजी, क्योंकि वहाँ पे तो वो आसानी से अवेलेबल है, उसकी जो रेडली अवेलेबल है वहाँ पे आपका चीप प्राइस में मिलता है एंड आसानी से चलता है और मॉडरेट रेट पे चलता है। तो हर एक जगह पे ये गुड फ्यूल अगर बात की जाए हर एक आदमी के पर्पस से वो अलग अलग होता है। लेकिन बात की जाए आइडियल फ्यूल की तो प्रोबेबली नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसीडर्ड एज अ आइडियल फ्यूल। ठीक है, देन उसके बाद आती है कि जब हमने फ्यूल की चर्चा कर ली है तो फ्यूल एफिशिएंसी पे चर्चा करेंगे कि ये फ्यूल एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूसेस एंड on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in the unit called kilojoule per kg. अब हमारे पास कोई भी, मान लीजिए हमारे पास कोई भी फ्यूल है, ठीक है, अब जब उस फ्यूल का हम कंप्लीट कंबसन करवाते हैं, कितने फ्यूल का, अगर 1 केजी फ्यूल का हम कंप्लीट कंबसन कराते हैं, अब वो फ्यूल हो सकता है वुड हो, चारकोल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, तो 1 केजी फ्यूल का जब हम कंप्लीट कंबसन करवाते हैं, देन जो हमें
एनर्जी प्राप्त होती है, हीट एनर्जी जो प्राप्त होती है, उस हीट एनर्जी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। 1 केजी फ्यूल को जलाने पे जो हमें हीट एनर्जी प्राप्त होती है उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट में, किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारे फ्यूल दे रखे हैं और उस फ्यूल के जो है कैलोरीफिक वैल्यू आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो हमारा काऊ डंग केक, ठीक है, इसकी अगर कैलोरीफिक वैल्यू की बात की जाए तो इसका होता है 6000 से लेके 8000 तक, ये रेशियो दिया गया है, ठीक है। वुड की बात की जाए तो इसका होता है 17000 से लेके 22000 तक। कोल की बात की जाए तो इसका होता है 25000 से 30000 तक। पेट्रोल की बात की जाए तो इसका होता है 45000। केरोसिन का भी 45000 होता है, डीजल का भी 45000 होता है। एंड मीथेन की बात की जाए, जिसे यूज़ मीथेन का, तो इसका होता है 5000, नहीं 50,000, ठीक है, 45 और 50,000। सीएनजी का बात किया जाए तो इसका भी 50,000 होता है। और एलपीजी जो हम लोग घरेलू में अभी तो अधिकांश एलपीजी यूज़ की जाती है, तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 55,000, ठीक है। और बायोगैस की बात की जाए तो बायोगैस का होता है 35,000 से लेके 40,000। और हाइड्रोजन इसकी होती है कितना, इसकी सबसे ज़्यादा हाई होती है, वो वैल्यू तो आपको दिख ही रहा होगा, 1,50,000। सोच सकते हैं, सिर्फ एक केजी हाइड्रोजन को जलाने पे हमें 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू प्राप्त होती है, कितनी ज़्यादा हाई है। इसीलिए तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पे हम लोग फ्यूल के तौर पे करते हैं, तो हाइड्रोजन का यूज़ हम लोग करते हैं किस में, पता है आपको? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर हम देखेंगे, अगर आप लोगों का कमेंट आ रहा है तो जिनका कमेंट सही होगा, जिनका आंसर सही होगा, उसे हम पिन कर देंगे एंड हमारी तरफ से मिलेगा उसे एक दिल, एकदम प्यारा सा दिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन बात करते हैं कि जब हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो वो क्या करता है ना, वो जलने के बाद हमारे लिए हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इसी टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे होंगे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। जब हम किसी प्रोडक्ट को जलाते हैं या जब हम किसी मटेरियल को या जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे लिए हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। द इंक्रीजिंग फ्यूल consumption, the increasing fuel consumption has harmful effect on the environment। क्या होती है ना, दिन पर दिन देखी जाए वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ करती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। अब जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो देन यहाँ पे जो हमारा फ्यूल कंजप्शन होगा वो भी तो बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स के लिए खाना पकेगा, ठीक है। ज़्यादा मेंबर्स चलाएंगे मोटरसाइकिल, व्हीकल वगैरह, तो ज़्यादा फ्यूल की खपत होगी। अब ज़्यादा फ्यूल की जब खपत होती है तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। अब उसी को हम चर्चा कर रहे होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लाइक कार्बन फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, पेट्रोलियम रिलीज अनबैरेंड कार्बन पार्टिकल। जब हम किसी भी कार्बन फ्यूल्स जैसे कि लकड़ी हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसे जलाते हैं तो ये अनबर्न्ड क्या होता है, अध जला हुआ बोल सकते हैं, बिना जला हुआ कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ करती है। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरियस पोल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेज सच एज अस्थमा। और ये जो अनबैरेंड कार्बन पार्टिकल होती है ये बहुत ही डेंजरस होती है, डेंजरस पोल्यूटेंट्स होती है। किसके लिए, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उसको इफ़ेक्ट करती है और हमें अस्थमा तक बीमारी दे जाती है। दूसरी बात की जाए, incomplete combustion of these fuels gives carbon monoxide. It is dangerous to burn coal in a closed room. The CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूसेस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। हम जब किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो वो जलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है, और ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है गैस, ये बहुत ही डेंजरस होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी फ्यूल को जला के उस रूम को क्लोज करके सो जाता है तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसकी जान तक ले सकती है, इतनी ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। अगले इफेक्ट की बात की जाए तो वो है कंबसन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज CO2। आपको तो पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। CO2 इन द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ CO2 द एयर इज़
बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और हम जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और हमारे एनवायरनमेंट में चली जाती है। जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो वो हमारे लिए किस चीज़ का कौन सा कारण उत्पन्न करती है, तो वो हमारे लिए उत्पन्न करती है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ होती है उसे समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो वो है हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर का राइज करना, उसके टेम्परेचर का लगातार बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। देयर रिजल्ट अमॉन्ग अदर थिंग इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर। और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि हमारा जो ग्लेशियर है वो दिन प्रतिदिन पिघलता चला जा रहा है, गलता चला जा रहा है। ग्लेशियर किस चीज़ का बना होता है, तो वो H2O का फॉर्म होता है, वो जल ही होता है, लेकिन हमारा क्या होता है ना, वो पोलर ग्लेशियर होता है। पोल पे बात की जाए तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वहाँ पे जो पानी होती है वो जम जाती है और ग्लेशियर का निर्माण करती है। ठीक है, जिसकी अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो जो ग्लेशियर हमारा होता है दिन प्रतिदिन पिघलता जा रहा है, विच लीड टू राइज इन द सी लेवल। और जिसकी वजह से क्या होती है, ग्लेशियर पिघलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो समुद्र की लेवल है वो बढ़ेगा और इसके कारण क्या होगा, काउजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया, लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। जिसकी वजह से अगर जब हमारे सी लेवल में अगर हमारे वाटर का लेवल इंक्रीज़ करेगा तो देन उससे क्या होगा, हमारा जो कोस्टल एरिया होगा वो भी प्रभावित होगा, उसमें बाढ़ आ सकती है। और लो लाइंग एरिया जो होगा उसमें क्या होगा, इवन इतना तक हो सकता है कि जब समुद्र का पानी बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो वो जो हमारा लो लाइंग कोस्टल एरिया था वो हमेशा के लिए सबमर्ज्ड हो जाएगा अंडर वाटर, अंडर सी। ठीक है, बात की जाए फोर्थ हार्मफुल इफेक्ट की, तो वो है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब भी हम कोल को, जैसे कोयला कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, कोल को और डीजल को जलाते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करती है। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरियस गैस, ये बहुत ही सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है। मोर एवर इसके अलावा पेट्रोल इंजन्स गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जब हम पेट्रोल को जलाते हैं तो वो हमें क्या देता है, लेके नाइट्रोजन का ऑक्साइड देता है। और जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर फ्रॉम एसिड। और जब हम पेट्रोल को जलाते हैं, डीजल को जलाते हैं, डीजल को जलाने पे हमें सल्फर का ऑक्साइड प्राप्त होता है, और जब हम पेट्रोल को जलाते हैं तो हमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्राप्त होता है, और ये दोनों ऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में जाके विलीन हो जाती है। और जब बारिश होती है तो ये दोनों ऑक्साइड जो है हमारे रेन वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करता है, और वो जो बारिश होती है वो जो एसिड की बारिश होती है, इसी बारिश को कहा जाता है एसिड अम्ल वर्षा किसे कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। जब ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है वो हमारे रेन वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाती है, देन जो बारिश होती है उसे ही हम लोग कहते हैं एसिड रेन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ अ वेरी हार्मफुल टू फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल। ये हमारे क्रॉप्स के लिए, हमारे बिल्डिंग के लिए, इवन हमारे खेतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इवन हम लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हम लोग उस बारिश में भीग जाते हैं तो हमारी जो मांसपेशियाँ, हमारी जो मसल्स है वो सारे की सारे क्या करेंगी, हम लोग जब एसिड डालते हैं अपने शरीर पर, जब डालेंगे तो हमारा शरीर भी जल जाएगा, यानी कि हम भी, इवन हमारी डेथ तक हो सकती है उस एसिड रेन के कारण। बहुत सारे फॉरेस्ट की तो विनाश ही हो चुकी है। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये चैप्टर था, चैप्टर 6 कंबसन एंड फ्लेम, ये ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों ने पूरा का पूरा जितने भी कंसेप्ट हमने आपको समझाए वो समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 7 के साथ।